आ जाओ। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला। आपला वर्धा या विचारांच्या वारसा इस फेसबुक पेज पर आज हमने बात करनी है मीडिया कल आज और कल। देहरादून से मैं बात कर रहा हूं। देहरादून में बरसात है और मौसम काफ़ी ख़राब है। मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ी सी तकनीकी समस्या थी और तकनीकी समस्या के कारण हमने पिछले 2 बार वीडियो को ज्वाइन करने की कोशिश की और वो ऑटोमेटिकली कट जा रहा था। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अभी वीडियो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में नेट और आदि चीज़ों की दूसरी व्यवस्था, पर्यायी व्यवस्था जो लेकर के हम चल रहे थे, मैं उसके माध्यम से अब आपसे जुड़ा हुआ हूं। हमने पहले ही समय काफ़ी ख़राब कर दिया। जो पिछले बार जुड़े थे, मैं वहीं से बात शुरू ना करते हुए एक बार दोबारा से शुरू कर रहा हूं। जो अभी अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं मैं, और दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। देश को आज़ादी मिली थी 1947 15 अगस्त 1947 के भीतर। देश की आज़ादी के साथ ही सर देश को 3 प्रमुख आधार स्तंभों में बांटा गया था। लेकिन अपनी एक विशेष भूमिका के कारण, अपनी एक विशेष जिम्मेदारी के कारण इस देश के चौथे आधार स्तंभ के रूप में मीडिया को जगह दे दी गई। मैंने कहीं किताब में पढ़ा कि किताब के भीतर में यह कोट किया गया है कि पंडित नेहरू और गांधी जी और उनकी जो कमेटी थी वो ये तय करना चाहती थी आखिरकार मीडिया का अपना अस्तित्व क्या होगा, आजादी के बाद में मीडिया की भूमिका क्या होगी, और आजादी के बाद मीडिया की भूमिका को सकारात्मक रखना इसलिए जरूरी था। कारण यह था कि किसी भी देश के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है उस देश का प्रसार माध्यम। यानी प्रसार माध्यम जो होता है वो सत्ता और जनता के बीच में सेतु का काम करता है। और जहां पर जनता और सत्ता के बीच के संघर्ष की लड़ाई की कहानी आनी चाहिए, जहां पर जनता के संघर्ष को आंदोलन का रूप दे करके सत्ता तक पहुंचाने की बात आनी चाहिए, वो पत्रकारिता या वो मीडिया करती है। और इस देश की मीडिया ने आजादी से पूर्व के भीतर में वो सारी चीजें, वह सारे कर्तव्य, वह सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था जिन जिम्मेदारियों की हम और आप आज की वर्तमान मीडिया से उम्मीद करते हैं। देश को आजादी के बाद में 7 दशक हो गए, यानी कि 70 वर्ष हो गए। पर आप मुझे यह बताइए कि इन 70 वर्षों के भीतर में देश की मीडिया ने आपको क्या दिया। इस देश की मीडिया ने आपको देने के लिए क्रिकेट, डर्टी पॉलिटिक्स, ग्लैमर और कुछ नहीं तो वह कहानियां प्रस्तुत की जिन कहानियों का कोई सिर नहीं और पैर नहीं। इस देश की मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों के साथ में 2 रूप अपनाया। पहला रूप वो जो पूंजीपतियों के साथ में जाता है, और दूसरा रूप वो जो कि उनको अपने अपने तरीके से चलाने का काम करता है। इसलिए आज के वर्तमान परिदृश्य के भीतर, 21वीं सदी के भीतर हमारे और आपके सामने मीडिया के ऊपर कई प्रकार के सवाल उठते हैं, और इन सवालों के घेरे से मीडिया बचने की कोशिश करती है। लेकिन इन सवालों को जब आप सही रूप में देखते हैं कि क्या लोकतंत्र के लिए आज का वर्तमान मीडिया सही रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है क्या, तब आपके सामने कई सारे मुद्दे निकल करके आएंगे, कई सारी बातें निकल करके आएंगी कि हां, आज की वर्तमान मीडिया अपनी जिम्मेदारियों के साथ में कुछ ना कुछ प्रतिशत कमतरता के साथ प्रस्तुत हो रहा है। वर्तमान जिम्मेदारियां इस देश के भीतर में क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है, और उस मृत्यु को इस देश की मीडिया ने इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया, जहां पर एक व्यक्ति आत्महत्या ना करने वाला व्यक्ति भी आत्महत्या करने की सोच सकता है। मजदूरों के दर्द की बात की,
मजदूरों के दर्द की कहानी को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। इस देश के भीतर में समय समय पर आंदोलन होते गए, उन आंदोलनों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। यानी इस देश की मीडिया के साथ में वह जिम्मेदारियां उन्होंने अपने तरीके से तय की जो जनता के तरीके से तय होनी चाहिए थी, जो जनता को तय करनी चाहिए थी, जो जनता ने स्पष्ट करना चाहिए था, वह जिम्मेदारी मीडिया ने अपने तरीके से तय की। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूं कि इस देश की जो मीडिया थी, इस देश की मीडिया का जो इतिहास था, वो इतिहास ऐसा नहीं था। वो इतिहास एकदम अलग था। वो इतिहास पूरी तरह से अलग था। वो इतिहास संपूर्ण रूप से अलग था और उस इतिहास को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आज उनके सामने इस देश की मीडिया का इतिहास रखने के लिए जा रहा हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो इतिहास मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, आप उस इतिहास को सिर्फ याद कर लीजिए। आप उस इतिहास को अपने साथ अंगीकृत कर लीजिए। वो इतिहास आपके लिए बहुत जिम्मेदारी से भरा हुआ है, बहुत जिम्मेदारी और बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए, अपने देश के संघर्ष पता होने चाहिए, अपने देश के इतिहास का आंदोलन पता होना चाहिए। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ विषय को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने मीडिया कल, आज और कल में पहले बात करेंगे हम कल की। तो देश के भीतर में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ में केवल वो अकेले नहीं आती, इस देश के अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लेकर के आती है। इस देश को अलग अलग प्रकार से बांटने की उनके अंदर में नीति आती है। इस देश को अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर नई नई नीतियों को थोपने की, ढालने की कोशिश करने के साथ में वो आते हैं और उसी के भीतर में एक नया आयाम जुड़ता है इस देश के भीतर में, और वो होता है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का और मीडिया का। देश के भीतर में पहला अखबार शुरू हुआ और पहले अखबार के साथ ही इस देश की मीडिया के भीतर में भारत में पदार्पण किया गया और उस अखबार का नाम था बंगाल गैजेट। बात हो रही है ईस्वी सन 1780 की। ईस्वी सन 1780 के भीतर में बंगाल गैजेट को शुरू किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, जो कि मूल रूप से आयरलैंड के थे। और इन्होंने जब अखबार को शुरू किया तो अखबार के कुल 12 पन्ने थे और उन 12 पन्नों को इतनी ज्यादा पब्लिसिटी तब नहीं मिली जबकि वो सामान्य रूप से खबर लिखते थे, बल्कि उस अखबार का उद्देश्य ये था और हमेशा से ये इतिहास रहा है कि जो पत्रकारिता होगी वह पत्रकारिता एक उद्देश्य के तहत होगी, एक मिशन के तहत होगी, जहां पर जनता जनार्दन की बात होगी, जहां पर सत्ता लोलुपता की बात नहीं होगी, जहां पर सत्ता के चरणों की जूती बनकर के बात नहीं होगी, जहां पर सत्ता को उनके पैरों को चाटने की बात नहीं होगी। तो 1780 का ये अखबार बंगाल गैजेट, जो आगे चल करके हिक्कीज बंगाल गैजेट के नाम से जाना गया, इसने उस वक्त के गवर्नर, जिसका नाम ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, के अनैतिक संबंधों का पर्दाफाश कर दिया। मैं आपको इस देश के पहले अखबार की बात बता रहा हूं। इस देश का पहला अखबार जो कि मूल रूप से अंग्रेजी में शुरू हुआ था, अंग्रेजी होने के कारण उस वक्त के अंग्रेजों को अखबार तुरंत क्लिक हो गया, यार ये तो अपने खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, जो टाइपराइटर था ना, वो टाइपराइटर भी अंग्रेजों से लेकर के आया था। खुद अंग्रेजों ने उसे टाइपराइटर उपलब्ध करवाया था और उन्हीं के खिलाफ उसने उस अखबार की शुरुआत की। अखबार के 12 पन्नों में से जैसे ही गवर्नर के ऊपर उसके अनैतिक संबंधों का पर्दाफाश हुआ, विद्रोह की लड़ाई हुई, संघर्ष की लड़ाई हुई, आंदोलन की शुरुआत होने लगी, बंगाल गैजेट के नाम पर चलने वाले इस अखबार को अंग्रेजी हुकूमत ने, हुक्मरानों ने बंद करने की ठान ली और बंद करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया। फाइनली यह अखबार बंद हुआ और कुछ समय के बाद इस देश के भीतर कोई भी अखबार नहीं चल रहा था। लेकिन बंगाल गैजेट अखबार बंद होने के बावजूद भी उसकी जो आंदोलन की ज्वाला थी, उसकी जो क्रांतिकारी विचार थे, वो लोगों तक पहुंच चुके थे। लोग पढ़ना चाहते थे, लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पढ़ना चाहते थे, लोगों में क्रांतिकारी बदलाव आने लगे थे, लोगों में परिवर्तन आने लगा था। और उस परिवर्तन की नींव पर इस देश के भीतर में पहला
हिंदी का अखबार शुरू हुआ जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड, जिसे शुरू किया था कानपुर के एक पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने। इस अखबार की विशेषता क्या थी जो पहले वाले अखबार से टोटली डिफरेंट थी? पहला अखबार अंग्रेजी में होने के कारण अंग्रेज पढ़ सकते थे, अंग्रेजों को समझ में आता था। तो पंडित जी ने नया दिमाग दौड़ाया, बोले मैं हिंदी में छापूंगा, और उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ अंग्रेजों के पल्ले ही नहीं पड़ती थी कि भैया इसके भीतर में लिखा क्या है, और अंग्रेज शर्माते थे दूसरों से उसको ट्रांसलेट करवा कर लेने में। इस देश के भीतर में जो पहला हिंदी का अखबार शुरू हुआ, उसकी दूसरी विशेषता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये जो पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे, इन्होंने भी टाइपराइटर किससे मांग कर लाए थे? ये भी अंग्रेजों से मांग करके लाए थे, और अंग्रेजों को नहीं पता था ये बंदा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ये टाइपराइटर लेकर के जा रहा है। और इसकी विशेषता क्या थी मैं आपको बता दूं। अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ सीधा सीधा छापा करते थे। इस अखबार की विशेषता बन गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश के भीतर में जहां यह अखबार छपता था, लोग पढ़ते थे, लोगों में आंदोलन की भावना जागृत होने लगी, देशभक्ति का उबाल आने लगा, आजादी के लिए संघर्ष की भावना को बलवती हुआ, वो आजादी की भावना और ज्यादा बलवान होने लगी। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेजों को पता होने के साथ ही इस अखबार को भी बंद करवाने की मुहिम शुरू हो गई। और अंततः इस अखबार को बंद कैसे करवाया जाए, तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, और वो तरीका ये था, तरीके के अंतर्गत उन्होंने अखबार की डाक ड्यूटी बढ़ा दी। और डाक ड्यूटी बढ़ाने के कारण हुआ ये कि पंडित जी पर, यानी पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी जो इस अखबार को चला रहे थे, पैसों की दिक्कत आई, आर्थिक समस्या के कारण भैया ये अखबार बंद हो गया। देश के भीतर में पहला बंगाल गैजेट और दूसरा उद्दंड मार्तंड शुरू हुआ, दोनों के दोनों बंद हो गए। और अब बारी आई राजा राम मोहन रॉय जी की। राजा राम मोहन राय जी की विशेषता यह थी कि वे प्रयोगवादी थे, वो व्यावहारिक थे और परिवर्तन सृजन के नेता थे। राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप जानते हैं कि इस देश के भीतर में बाल विवाह को, सती प्रथा को और न जाने कितने अलग अलग प्रकार की कुरीतियों को बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने कार्य किया था। लेकिन राजा राम मोहन राय जी का एक पक्ष जो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, शायद ही आप उसके बारे में जानते होंगे, और वो पक्ष ये था कि राजा राम मोहन राय 3 प्रकार के अखबार या मैगजीन भी चलाते थे। ब्रह्म मैनिकल मैगजीन जो अंग्रेजी में चलती थी, संवाद कौमुदी जो बांग्ला में चलती थी, और मिरातुल उल अखबार फारसी। इन तीनों का संपादन और प्रकाशन स्वयं राजा राम मोहन राय करते थे। राजा राम मोहन राय जी इस अखबार के भीतर 3 चीजों को प्रमुखता से रखते थे। पहला, सुधारवादी आंदोलन, दूसरा कुरीतियों के खिलाफ, और तीसरा जो अल्प में है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन जागरूकता को बढ़ाना। राजा राम मोहन राय के इस अखबार की विशेषता यह थी कि यह बंगला में छपता था, हिंदी में छपता था और फारसी में छपता था। अब राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करते थे। नौकरी करने के कारण अंग्रेजों का दबाव भी था, और दबाव के तहत आकर के उनको नौकरी को उन्होंने छोड़ा, और उन्होंने तय कर लिया कि मैं क्या करूंगा, केवल पत्रकारिता करूंगा। तो राजा राम मोहन राय के जो ये अखबार थे, जिन अखबारों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, इन्हीं अखबारों के कारण, यानी अभी तक हमने 3 जो अखबार देखे, उत्तंड मार्तंड, बंगाल गैजेट और ये अखबार, ये इस देश की आजादी को, ज्यादा आप बोर ना हो इसलिए मैं आपको इतिहास और आज से जोड़ना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि बंगाल गैजेट जैसा अखबार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1780 में निकाला गया था और उस वक्त की अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखा जाता था, क्या आज की वर्तमान सरकार के खिलाफ या पिछली सरकारों के खिलाफ इस प्रकार का मीडिया हाउस जिम्मेदारी के साथ में पत्रकारिता करने को तैयार है? जबकि हमारा एक लोकतंत्र है, जबकि हमारा अपना एक संविधान है,
और लोकतंत्र और संविधान के कारण उस मीडिया वाले को ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी भी मिल सकती है, उसको अधिकार मिले हुए हैं। उसके बावजूद इस देश का जो वर्तमान मीडिया है वो राजनीति के पैरों की धूल के समान हो गया है, राजनीति के जूती के समान हो गया है। लोग जिस जिस प्रकार से उसको प्रयोग करते हैं, लोग जिस जिस प्रकार से उसको करते हैं, वो आगे लेकर के चलते हैं। मैं आपको आगे जोड़ना चाहता हूं, जो इस देश के भीतर में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा, जो इस देश के भीतर में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो ये बात है 1857 जब अब पूरे देश के भीतर में एक अलग प्रकार का माहौल था, तब अजीमुल्ला खां नाम का एक व्यक्ति एक अखबार चलाता था। और उस अखबार की विशेषता यह थी कि वो अखबार का नाम था पयामे आजादी। और इस अखबार को, पयामे आजादी, इस अखबार को आप एक विद्रोह का सबसे मुखर स्वर मान सकते हैं। अंग्रेज सरकार ने इस अखबार को पढ़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने के ऑर्डर दे रखे थे। यदि कोई भी व्यक्ति इस अखबार को पढ़ता हुआ पाया गया तो उसको सीधे सीधे गोली मार दी जाए, उसको सीधे सीधे निशाना बना दिया जाता था। कारण इस अखबार के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा जाता था। और इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश के भीतर में जितने भी अखबार बने हैं, जितने भी अखबारों का जन्म हुआ, वो सारे अखबार इस देश की आजादी को आगे बढ़ाने के लिए, देश की आजादी को समर्थन देकर के उसके आंदोलन को मजबूत करने के लिए किए थे। पर दुर्भाग्य, आज की वर्तमान मीडिया पूंजीवाद के चक्कर में आ गई है। आज की मीडिया पूरी तरह से कंप्लीटली बाजारवाद की चपेट में आ गई है। और आज की मीडिया के सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो वह सिद्धांत पूरी तरह से अलग हट गए हैं। इसीलिए ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों की आवश्यकता आज की तारीख में पड़ती है। मैं एक आखिरी अखबार को कोट करते हुए आपको एक इतिहास से जोड़ना चाहूंगा। भारत की मीडिया में शायद हम और आप नहीं जानते, एक प्रताप नाम का अखबार हुआ, जिस अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और आपकी जानकारी के लिए जो लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, प्रिय रितेश तिवारी जी, मैं आपके लिए, पंकज जी, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, विदेशी जी, आपके लिए बताना चाहता हूं कि इस देश के भीतर में हमें यह नहीं बताया गया कि भगत सिंह एक पत्रकार थे और भगत सिंह प्रताप अखबार के भीतर नौकरी करते थे, काम करते थे, वहां पर लिखते थे। भले ही वो दूसरे नाम से लिखते थे और लिख करके करते थे, मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं। इस प्रताप अखबार की विशेषता यह थी कि इसी अखबार ने पहली बार सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ लिखा था। यही अखबार था जिसके सांप्रदायिकता का पहली बार यदि किसी की हत्या हुई थी तो वह गणेश शंकर विद्यार्थी जो इसके संपादक थे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि यह वही अखबार था जिसमें भगत सिंह नौकरी करके, जिसके माध्यम से उनके अंदर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उबाल आया था। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस अखबार का सहारा लिया था। और बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये वही अखबार है जिस अखबार ने महात्मा गांधी को भारत के भीतर प्रचलित किया था, उन्हें प्रसिद्ध किया था। ये वही अखबार है, जबकि साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जब भारत आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, तो महात्मा गांधी तक बनाने का जो श्रेय और क्रेडिट जाता है वो इस अखबार को जाता है जिसका नाम है प्रताप। मैं और जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ पंकज भाई आपको कोट करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या आज ऐसे अखबार जिंदा हैं? क्या आज ऐसा चैनल जिंदा है जो कि अपनी जिम्मेदारी के साथ में सत्ता के खिलाफ लिखने की ताकत रखता हो, हुकूमत के खिलाफ लिखने की ताकत रखता हो? मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के भीतर में ऐसा मीडिया आज जिंदा नहीं है। इस देश के भीतर में कुछ अपवाद पत्रकार हो सकते हैं। मैं कोट कर रहा हूं, अखबार के मीडिया के भीतर कुछ पत्रकार जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मीडिया हाउस, पूरा का पूरा एक समाचार चैनल, पूरा का पूरा एक अखबार किसी भी रूप में आपको इन सिद्धांतों पर चलता हुआ दिखाई नहीं देगा।
आज की तारीख में तो मैं आपको बता दूं कि यदि गणेश शंकर विद्यार्थी 5 बार जेल गए थे केवल अपने अखबार के कारण, और आज का पत्रकार एक बार, आज का मीडिया हाउस एक एफआईआर हुई उसके खिलाफ तो वो रास्ते पर आ जाता है, उसके खिलाफ न जाने कितने कितनी प्रकार की चीजें होती है। मैं आपको इस प्रताप अखबार की 3 चीजें बताना चाहता हूं, 3 विशेषताएं बताना चाहता हूं। पहली विशेषता कि इस अखबार को 1913 में 500 प्रतियां छपती थी। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 1916 में 6000 प्रतियां छपी और 1919 आते आते 9000 प्रतियां छपने लगी। और अंग्रेजी हुकूमत ने इसको तोड़ने के लिए, इस अखबार को बंद करवाने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे क्या किया था। उन्होंने उस वक्त 15,000 रुपए का जुर्माना ठोका था इनके ऊपर में, और पैसों की तंगी और आदि चीजों के कारण न जाने क्यों इस अखबार को भी दम तोड़ना पड़ा। मैं आपको अब एक नए अखबार के साथ जोड़ना चाहता हूं जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। पंकज भाई, रितेश जी, मैं आपको बताऊं टाइम्स ऑफ इंडिया का जन्म हमारे इस देश के भीतर में किस लिए हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का जन्म इस देश के भीतर अंग्रेजी हुकूमत ने किया था भारतीयों के खिलाफ प्रयोग करने के लिए, जिसका जन्म होता है ना 1838 के भीतर। 1838 यानी कि 1838 के भीतर में इसका शुरुआत होती है, और शुरुआत में इसका नाम था द बॉम्बे टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स, जो कि बाद में 1861 में 1861 के भीतर में इसका नाम बदल दिया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। प्रताप, बंगाल गैजेट, उद्दंड मार्तंड जैसे अखबारों को आखिर हम लोग क्यों जिंदा नहीं रख पाए, और टाइम्स ऑफ इंडिया जिंदा क्यों रह गया? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया को तब अंग्रेज चलाते थे, और जो भी उसके बाद में सरकारें आई उन्होंने इस देश के संघर्ष को नहीं पहचाना। इस देश की आजादी के संघर्ष में जिन अखबारों की विशेष भूमिका थी उसको नहीं पहचाना, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने जिंदा रखा और हमने उत्तम मार्तंड और प्रताप जैसे अखबारों को खत्म कर दिया। मैं आपके साथ जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं कि आप लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, जिनका जन्म 1856 में हुआ, जो 1881 में यानी 1881 के भीतर में केसरी और मराठा ये 2 साप्ताहिकों से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, गणित का प्राध्यापक अपने उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता, वो बाल गंगाधर तिलक होता है। और बाल गंगाधर तिलक ने इस देश के भीतर में राष्ट्रीयता की भावना को, संघर्ष की भावना को जिंदा रखने के लिए पत्रकारिता को चुना, और पत्रकारिता को इतना एक स्वर्णिम इतिहास मिला है, मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैं आपके सामने 2 अखबारों का जिक्र करता हूं और विषय को आगे लेकर के चलते हैं। दूसरा अखबार जो महात्मा गांधी स्वयं चलाते थे, जिसका वे संपादन करते थे, माफ करें, वो संपादन करते थे, उन दोनों अखबारों की विशेषता ये थी, जिसका पहले का नाम मैं आपको बता दूं हरिजन, जो उनके समय चलता था। उसके बाद में दूसरा उनके सामने आया था, मैं नाम मिस कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके साथ नाम जोड़ूंगा जब मुझे याद आ जाएगा। सो महात्मा गांधी, नवजीवन और यंग इंडिया, ये 2 समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन महात्मा गांधी करते थे। और महात्मा गांधी की ये चाह थी, इच्छा थी कि इस देश की आजादी में जिन मीडिया हाउस ने या जिन समाचार पत्रों ने अपने आप को झोंक दिया था, हम उनको जिंदा रखें। पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, इस देश के भीतर में इस देश का मीडिया पूरी तरह से उन्हें भूल गया जो देश की आजादी के साथ जुड़े हुए थे। वो उन्हें भूल गया जो देश की आजादी को आगे लेकर के जाते थे, और देश को आजादी मिल गई। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के भीतर में जो अजीमुल्ला खां का अखबार चलता था, उस अखबार को भले ही उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो आजादी की आवाज को मुखरता मिली, आजादी को जो आगे बढ़ाया गया, वो अखबारों के माध्यम से हुआ। देश के भीतर लोगों को जिम्मेदार करने का, देश के भीतर लोगों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया सर? अखबारों ने किया था।
और आजादी के बाद में 1947 1947 15 अगस्त के दिन जब देश को आजादी मिल गई, तब आजादी के बाद में इस देश की मीडिया ने उस वक्त तक अच्छा काम किया जब तक उनके साथ में किसी प्रकार का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, कोई भी निजीकरण नहीं हुआ था। और प्राइवेटाइजेशन की दौड़ 90 के दशक में जब आई, तब यह देश की मीडिया पूरी तरह से सत्ता के सामने झुक गया, उसके पैरों की जूती बन गया। और ना जाने क्यों उसके अंदर में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के भीतर उसको हरे रंग का दुपट्टा दिखता है, उसको सड़क पर चलने वाले मजदूरों के छाले नहीं दिखते, उसको दंगों के भीतर में न जाने क्यों केवल खबर दिखाई देती है, लेकिन सकारात्मकता दिखाई नहीं देती। मेरी आक्रामकता हो सकती है, मेरा आक्रोश हो सकता है, लेकिन आप मुद्दों को डिनाई नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सच्ची पत्रकारिता करना चाहता है, उसको मीडिया हाउस उखाड़ करके बाहर फेंक देता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज भी इस देश के भीतर में ऐसे ईमानदार और जिम्मेदार पत्रकार हैं जो कि अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं करते, समझौता न करते हुए भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनको रोज तिल तिल मरना पड़ता है। मैंने इस वीडियो को करने से पहले कुछ पत्रकारों से बात की और पत्रकारों के दर्द को समझा कि यदि आप जिम्मेदार हैं, यदि आप ईमानदार हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपने मालिक का पूरी तरह से उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। और मैं आपको मुद्दे के साथ अब लेकर के चलता हूं। अब आप यदि अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए सर, गारंटी दे रहा हूं इसके बाद का जो आगे का सेशन है वो आपको मजेदार लगेगा। इसके बाद में हम क्योंकि सच्चाई और फैक्ट और तथ्यों की बात करेंगे, इसके बाद में हम जरा भी इतिहास और आदि चीजों की बात नहीं करेंगे। यदि आप अब तक बोर हुए हैं, यदि आप अब तक आपको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ज्यादा इतिहास हो गया था, तो अब आ जाइए, जुड़ जाइए। अपने जितने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। वैभव जी, यदि आप अपने दोस्तों को, पंकज जी बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। अब हम बात करेंगे वर्तमान मीडिया की, उस मीडिया की जिस मीडिया को किसान की आत्महत्या दिखाई नहीं देती। मैं उस मीडिया की बात करने जा रहा हूं जिसको यवतमाल के भीतर का सूखा दिखाई नहीं देता। मैं उस मीडिया की बात करने जा रहा हूं जिसको नागपुर के भीतर का अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई नहीं देता। मैं उस मीडिया की बात करने जा रहा हूं जो चैनल के भीतर में गेट आउट चैनल प्रोग्राम करता है और नीचे विवाह स्पॉन्सर दिखाई देता है। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो कि कोरोना के बारे में न जाने क्यों जागरूकता फैलाने की बजाय में लोगों के अंदर भ्रम और डर का आतंक फैलाने की कोशिश करता है। मैं उस मीडिया की बात करने जा रहा हूं जहां पर हवस परोसा जाता है। मैं उस मीडिया की बात करने जा रहा हूं जहां पर ग्लैमर परोसा जाता है, डर्टी पॉलिटिक्स परोसी जाती है। आईपीएल उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आईपीएल के अलावा उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आईपीएल के भीतर में उसको न जाने कितनी चीजें दिखाई देती है, लेकिन उसको इस देश के किसान का दर्द दिखाई नहीं देता। मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, सिलसिलेवार तरीके से जोड़ूंगा और मैं आपको इतिहास के साथ में बताना चाहूंगा, फैक्ट और तथ्य के साथ बताना चाहूंगा कि इस देश की मीडिया के अंदर में एक मीडिया हाउस है जिस पर 4000 करोड़ रुपए की राशि लगी हुई है। और 4000 करोड़ रुपए की राशि यदि कोई मीडिया हाउस पर लगाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी 4000 करोड़ रुपए की राशि लगाने के पीछे की मंशा क्या होगी। बाजारवाद के भीतर में, पूंजीवाद के भीतर में ना जाने क्यों इस देश का मीडिया इतना ज्यादा अपने आप को गिरा चुका है, इतना ज्यादा अपने आप को तुच्छ बना चुका है कि उसे इस देश की जनता की बात दिखाई नहीं देती। मैं आपको कोट करना चाहूंगा और कोट करते हुए मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा वर्तमान मीडिया के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश की मीडिया के साथ में हमारी और आपकी उम्मीदें क्या थी, हमें और आपको करना क्या चाहिए था। मेरे सामने में एक किताब खुली हुई है, किताब के अंदर में क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर में यह कहा गया है कि किसी भी देश का पत्रकार या किसी भी देश की पत्रकारिता उसके लोकतंत्र को जिंदा रखती है। मैं आपके साथ जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या इस देश की मीडिया वर्तमान परिदृश्य के भीतर में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम कर रही है या लोकतंत्र को मारने का काम कर रही है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम इस देश की मीडिया कर रही है। और इस देश की मीडिया के भीतर में आज हमें और आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमारे और आपके सामने मीडिया एक ऐसा थानेदार है जिसके ऊपर किसी की नहीं चलती, जो नेताओं का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू कर सकता है, लेकिन उसका कोई भी इंटरव्यू करने वाला नहीं है। जो आपसे सवाल कर सकता है लेकिन उस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। उसको किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है, उसके अपने कोई बायलॉग्स नहीं बने, वो किसी भी प्रकार के सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं है। एक जैसे बिजनेस चलता है, रवि शुक्ला ने दुकान खोली, दुकान के भीतर में 4 नौकर काम कर रहे हैं। मीडिया के अंदर में वही चीज है। मीडिया के अंदर में और आज की तारीख में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। 90 का दशक है,
90 के दशक के भीतर में प्राइवेटाइजेशन की भारत के भीतर में शुरुआत होती है। शुरुआत के बाद में एक एक करके चैनल खुलने चले जाते हैं और जैसे जैसे चैनल्स खुलते जाते हैं चैनल्स की अपनी अपनी लोकप्रियता बढ़ती जाती है और लोकप्रिय बनने के लिए वो स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, लोकप्रिय बनने के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज का सहारा लेते हैं, लोकप्रिय बनने के लिए प्राइम टाइम का सहारा लिया जाता है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि इस देश के भीतर में तब तक तो सब कुछ ठीक था जब तक कि मीडिया के पास में एक दिशा थी, मीडिया के पास में एक दृष्टिकोण था। लेकिन उस दिन से वो सारी चीजें टूट गई, उस दिन से वो सारी चीजें अलग हो गई जिस दिन से वो उसका डायरेक्शन बदल गया। इस देश का सरकारी तंत्र यानी कि जो दूरदर्शन था, उस दूरदर्शन को अपने आप के अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए तिल तिल करके मरना पड़ता है और वहीं पर निजी चैनल आकर के फलता है, फूलता है और ना जाने कितने प्रकार के विज्ञापन और आदि चीजों से पैसा कमा लेता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में पंकज भाई आपको कोट करना चाहता हूं, जिस तरह से एक नेता का पोस्टर पर, होर्डिंग पर, शराब पर पूरा बजट बनता है ना चुनाव के पहले, वैसे ही मीडिया हाउस के चंदे का भी बजट बनता है। आखिर इस देश की पत्रकारिता को, इस देश की मीडिया को इस प्रकार के चंदे की क्या आवश्यकता है? इस देश की पत्रकारिता को, इस देश की मीडिया को चुनाव से पहले पैसों की क्या आवश्यकता है? इस देश की मीडिया को, इस देश के पत्रकारों को आखिरकार इस प्रकार के पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें समझना पड़ेगा और समझने के लिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको लेकर के आना चाहूंगा। सामाजिक सरोकारों और सामाजिक हितों के लिए जिस मीडिया का आपने शुरुआत किया था, आज वह संपादक ना होकर के न्यूज मैनेजर बन गया है। पहली बात तो संपादक होता ही नहीं है। संपादक के अंदर में आपको कोई भी ऐसे गुण दिखाई नहीं देंगे जो कि संपादक के भीतर में होते थे, संपादक के भीतर में दिखाई देते थे। आज किसी भी प्रकार का कोई भी संपादक आपको संपादक नहीं दिखाई देगा, वो न्यूज मैनेजर होगा, न्यूज क्रिएटर होगा। और आज की तारीख में पत्र परिषद नहीं होती है सर, आज की तारीख में ट्वीट होता है और ट्वीट से खबरें बन जाती है और ट्वीट से समाचार चलते हैं। और जितने भी चैनल हैं आप उठा करके देख लीजिए, सबके अंदर में टीआरपी की दौड़ है और जितनी भी टीआरपी है, टीआरपी की दौड़ के चक्कर में उन्हें जो मिलता है वो उसे परोसते हैं, जो मिलता है वो उसे दिखाते हैं, जो मिलता है वो उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, जब विदेशी विज्ञापन भारत के भीतर में आ रहे थे, विदेशी विज्ञापन जब भारत के भीतर में आने की शुरुआत हुई थी, तब इस देश के भीतर में दो चीजें शुरू हुई थी। पहला कि हम उन्हें देंगे जो हमारे साथ में सही तरीके से चलेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पहला मुद्दा आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले एक निजी चैनल के भीतर में आप लोगों ने गेट आउट चाइना का प्रोग्राम देखा था, मुश्किल से 3 दिन पहले। और 3 दिन पहले उसी चैनल के भीतर में वही चैनल का जो एंकर है, वो चैनल का जो मालिक है, वही मालिक ये कहता है कि भारत और चीन को, यदि चीन से लड़ना है तो हमें अपने उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की जिम्मेदारी क्या इस देश की जनता की है? इस देश की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस देश की मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक ऐसा चैनल है जिस चैनल का एंकर शो कर रहा है और बगल में उसके वीवा दिखाई दे रहा है, लेनोवो दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार के ब्रांड दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों के कारण आज की जो मीडिया है वो कटघरे में इसलिए भी खड़ी होती है क्योंकि तिलक जी ने जो आंदोलन किया था, गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, भगत सिंह ने जो समर्पण दिया, वो समर्पण वाली पत्रकारिता कहां चली गई? उसूलों और सिद्धांतों के साथ में समझौता न करने वाली पत्रकारिता कहां चली गई? गणेश शंकर विद्यार्थी का वह त्याग और समर्पण कहां चला गया? उनकी वह जो हत्या कर दी गई थी, उसका जो कर्ज है, वो कर्ज कौन दूर करेगा? शायद मुझे लगता है कि इस देश की मीडिया ने ये सारी चीजें समझी नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा और वैभव राउत जी मैं आपको कोट करना चाहूंगा और कोट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश की मीडिया के भीतर में पहले क्या था और क्या हुआ है। आज की तारीख में इस देश का जो मीडिया है, इस देश का मीडिया करता क्या है सर? इस देश का मीडिया इमेज बिल्डिंग का काम करता है। जिस देश की मीडिया को नेशन बिल्डिंग का काम करना चाहिए था, आज वो इमेज बिल्डिंग का काम करता है। इमेज बिल्डिंग किसकी? नेता की, पॉलिटिकल पार्टी की। इस देश की मीडिया के अंदर में 2 चीजें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के जो इस वक्त के चांसलर हैं, उनका एक आर्टिकल है प्रवक्ता.com पर रखा गया है। मैंने वहां से 2 चीजें उठाई है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और लोक मंगल से जो उद्देश्य के साथ में मीडिया की शुरुआत की गई थी, वह मीडिया आज पूरी तरह से आधारहीन हो गई है। और आधारहीन होने के साथ साथ वो कहते हैं
कि पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन तो होनी चाहिए, पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन तो होनी चाहिए, परंतु उसका किसी पार्टी के साथ में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। और आज इस देश की मीडिया की यह समस्या है कि इस देश का मीडिया पूरी तरह से एक प्रवक्ता के रूप में, एक चैनल के प्रवक्ता के रूप में बात करता है, एक चैनल के प्रवक्ता के रूप में बात रखना चाहता है। और इसको कैसे दूर करें? तो इसको दूर करने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो आप मीडिया हाउस को सुधारने की बात करें, या तो आप मीडिया हाउस को सिद्धांतों की बात करें, या तो आप सीधे सीधे उनको बंद कर दें। न जाने कितने अखबार और कितने मीडिया हाउस खुलते हैं और बंद होते हैं। खुलने और बंद होने के बीच की जो कवायद होती है, वहां पर जनता की बात नहीं होती, वहां पर संघर्ष की बात नहीं होती, वहां पर लड़ाई की बात नहीं होती, वहां पर समझौतों की बात होती है। एक समय था जब अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया जाता था इस देश की पत्रकारिता के माध्यम से, और आज एक वो समय है जब इस देश की पत्रकारिता अपने आप को समझौता करके चैनल को आगे बढ़ाने का काम करती है। हम आपको सबसे आगे रखते हैं, चैनल बदलना, देश बदलना है तो चैनल बदलो। ना जाने कितने कितने प्रकार के टैगलाइन बना करके लोग अलग अलग प्रकार से देश को जोड़ रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके भीतर में मैं बताना चाहता हूं पंकज भाई कि आपके पड़ोस के घर में यदि सलीम रहता होगा, जावेद रहता होगा, तो वो सलीम और जावेद इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान है, उसे मुसलमान बनाया इस देश की मीडिया ने है। जमात का जब मुद्दा आया, तब जमात के मुद्दे के समय में इस देश की मीडिया ने एक विशेष समुदाय को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं एक लाइन आपके सामने कोट करना चाहता हूं, और वो लाइन ये थी कि गुरुद्वारे के भीतर में कुछ लोग छिपे हुए हैं और कुछ लोग फंसे हुए हैं, और मस्जिद के भीतर में कुछ लोग छिपे हुए हैं। ये कौन सी भाषा थी? मैं आपको कोट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस देश के भीतर भाषा का बलात्कार करने का काम यदि किसी ने किया है, तो वह भाषा का बलात्कार करने का काम इस देश की मीडिया ने किया है। भाषा के बलात्कार के साथ साथ भाषा को बिगाड़ने का काम इस देश की मीडिया ने किया है। मैं आपको जोड़ते हुए बताना चाहूंगा, इस देश के भीतर में स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। जब स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, तब स्टिंग ऑपरेशन के भीतर में दो चीजें निकल करके आई थी कि आपको ऐसे लोगों का स्टिंग ऑपरेशन करना है जिनके साथ में आप कल सेट हो सकते हैं, अमन वर्मा और शक्ति कपूर। आपको चैनल को चलाने के लिए मसाला चाहिए सर, और मसाले के लिए आप उसमें तड़का लगाते हैं। श्रीदेवी की मृत्यु को याद करिए। श्रीदेवी की मृत्यु के समय में क्या हुआ था? एक रिपोर्टर पत्रकार जो था, वो एक बाथटब के भीतर लेट करके रिपोर्टिंग कर रहा है। एक पत्रकार यह बता रहा है कि श्रीदेवी कितने बजे उठी, कितने बजे गई, कितने बजे क्या किया। मैं आपके साथ में जिम्मेदारी के साथ में जोड़ना चाहता हूं, क्या इस देश के भीतर में श्रीदेवी की मृत्यु, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, राखी का स्वयंवर, राखी ने कैसे ब्रह्मचर्य को तोड़ा, बाबा के ब्रह्मचर्य को तोड़ा, इसके अलावा क्या इस देश के भीतर में मुद्दा नहीं है? क्या इसके अलावा इस देश के भीतर में सकारात्मक बातें नहीं है? क्या इसके भीतर में, इस देश के भीतर में कोई अन्य चीजें नहीं है? इस देश की मीडिया जो जोड़ने का और तोड़ने का काम करती है, वो जोड़ने और तोड़ने के बीच में वो भूल जाती है कि वो देश का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी, देश को दिशा देने के लिए बनाई गई थी, और देश को दिशा देने के चक्कर में कहीं ना कहीं आज वो पूरी तरह से अपने आप को दिशा भूल कर चुकी है। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि चुनाव की सीटों की संख्या के समय में आप और हम जो आंकड़ा देखते हैं, वो आंकड़ा कैसे आता है? क्या कभी हमने और आपने इस पर गौर किया है? मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ में बात रख रहा हूं, और एक पत्रकार से मैंने फोन पर बात की तो उस पत्रकार ने मुझे ये चीज बताई। उस पत्रकार का ये कहना था कि टीवी पर ये खबर चला दी जाए कि सो एंड सो पार्टी जीत रही है, इसको इतनी सीट मिलने की संभावना है, उसी संभावना के चक्कर में आप उसको वोट देकर आ जाते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरा वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मैं भी एक सही व्यक्ति को चुनूं। मीडिया माहौल क्रिएशन का काम करता है, मीडिया इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, मीडिया इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करता है। मीडिया इस देश को, इस देश की दिशा को, सरकार को बनाने की भूमिका में आज अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस देश का मीडिया गरीबी पर बात नहीं करता, इस देश का मीडिया भुखमरी पर बात नहीं करता, इस देश का मीडिया अशिक्षा पर बात नहीं करता, इस देश का मीडिया महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करता। इस देश का मीडिया सही रूप में देखा जाए तो उन मुद्दों पर बात नहीं करता जिन मुद्दों की उसे बात करनी चाहिए। क्या इस देश के भीतर में केवल कुछ ही ऐसे तथ्य हैं, बातें हैं जो कि सही रूप में उठानी चाहिए? मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, दूरदर्शन पर सुबह और शाम खबरें आया करती थी हिंदी और अंग्रेजी के भीतर में। सर आधे घंटे की खबर होती थी, आधे घंटे में सारी खबर मिल जाती थी।
यहां सुबह से लेकर शाम तक खबरों का एक माया जाल बुना गया है और उन माया जाल के भीतर में दो चीजें दिखाई देती है, प्राइम टाइम, दंगल। हम तो पूछेंगे, भारत पूछता है। ना जाने कितने प्रकार के चैनल पर अलग अलग प्रकार के लाइव शोज दिखाए जाते हैं और एक डिबेट शो होती है, और उस डिबेट शो के भीतर में दो चीजें उठ करके आती हैं। पहला, उस मीडिया की विचारधारा क्या है। वो पार्टी की एक विचारधारा को अपना करके चलता है। मैं किसी चैनल को कोट नहीं करूंगा और किसी पत्रकार को कोट नहीं करूंगा, पर एक चैनल ऐसा है जो हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के चलेगा, एक चैनल ऐसा है जो सनातनी विचारधारा को लेकर के चलेगा, एक चैनल ऐसा है जो वामपंथी विचारधारा को लेकर के चलेगा, एक चैनल ऐसा है जो तीनों चीजों का समन्वय करके चलने की कोशिश करेगा। और इसके समन्वय के चक्कर में इस देश के भीतर में ड्राइंग रूम में बैठ करके आप सुनते क्या हैं। आपके सामने वो चीज परोसी जाती है जो चीज परोसनी नहीं चाहिए थी। आपके सामने वो चीज रखी जाती है जो परोसनी नहीं चाहिए थी। मैं अपने घर में अपनी लड़की के साथ में बैठा हुआ हूं, मेरी छोटी सी लड़की है, आपकी छोटी सी बेटी होगी, बच्चा होगा, बेटा होगा, आप उसके साथ में बैठ करके ग्लैमर देख रहे हो, आप उसके साथ में बैठ करके मीडिया पर अलग अलग चीजों की डिस्कशन कर रहे हो, आप तय कर रहे हो कि आरुषि हत्याकांड का आरोपी कौन है, उसके पिता को आपने दोषी और कटघरे में खड़ा कर दिया, बगल में बैठी हुई बेटी ने आपकी तरफ में घूरते हुए देखा और आपके ऊपर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ये इस देश की मीडिया ने तय किया था। राह चलती हुई महिला के ऊपर में आपने अलग अलग प्रकार के कवरेज किए, उस कवरेज के हिसाब से आपने पूरे जितने पुरुष समुदाय हैं, पुरुष समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आपने किया सर, इस देश की मीडिया ने किया। इस देश की मीडिया ने तीसरी चीज क्या की? इस देश की मीडिया ने तीसरी चीज इस देश के भीतर में भाषा को खराब करने का काम किया। आप जितने भी लाइव और डिबेट शो देखते हैं उसके भीतर में क्या होता है? गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। आज मैं यहां बैठ करके चिल्ला रहा हूं तो लोग मुझे आकर के बाद में कहते हैं कि आक्रोश में आकर के रवि शुक्ला कुछ भी बोल जाता है, उसको मुद्दे और फैक्ट पता नहीं होते। सर, मैं बहुत नम्रता और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं नम्रता के साथ आपके बीच रखना चाहता हूं। सर, मुद्दे और फैक्ट आप ला करके दिखाइए। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं पंकज भाई, आपके माध्यम से मुझे इस कमेंट बॉक्स में 3 ऐसे अच्छे पत्रकारों के नाम बता दीजिए जिन पर आपको भरोसा होगा कि ये समझौता नहीं करते हैं। एक मीडिया हाउस का नाम बता दीजिए जो इस बात को रखता होगा कि भैया वो सिद्धांतों के साथ चलता है, भारत माता की जय और जय हिंद का नारा वो गर्व के साथ लगाता होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि इस देश की मीडिया के भीतर में एक भी मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जो भारत माता की जय नारा लगाने से पहले, तिरंगे को सल्यूट करने से पहले राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की भावना को अपने मन में रखता होगा। जहां पैसा फेंकोगे वहां पर ये लोग बिकते हैं और बिकने के अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। जितने भी बड़े बड़े एंकर बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये सारे के सारे बिकने वाले लोग हैं। बस इनके सामने टुकड़ा फेंकने वाला लोग चाहिए। जिस तरह से हड्डी को फेंक करके आप इसी जानवर को खरीद लेते हैं, ये लोग भी वैसे हैं। इन पत्रकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, इन पत्रकारों का कोई सिद्धांत नहीं है। जो बोलोगे ये लोग बोल देंगे, सर ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग एंकर हैं। और मुद्दा मेरा अगला वही है, मेरा मुद्दा एकदम वही है। और मुद्दा यह है कि संपादक तो आपने बता दिया कि भैया न्यूज मैनेजर है, रिपोर्टिंग से लेकर के एंकरिंग तक का जो दौर था, पत्रकारिता की शुरुआत हुई सर, और पत्रकारिता की शुरुआत में यह समझाया गया था। यदि आप किसी अखबार से जुड़े हुए हैं तो अखबार में बताया जाता है ये चीज लिखो जो एक साधारण व्यक्ति पढ़ सके, पान टपरी वाला पढ़ सके। तो हमने पान टपरी वाले की भाषा को लिखने की कोशिश कर दी, और जो मीडिया हाउस था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसने लिखने की नहीं, उसने सुनाने की बात कर दी। और साइंस ये चीज कहता है, मनोविज्ञान ये चीज कहता है कि लिखी हुई चीज और पढ़ी हुई चीज से ज्यादा असरकारी आपकी सुनी हुई चीज पर होता है। और इस देश के चैनल ने आपको वो सुनाया जो आप सुनना चाहते थे। यदि पंकज के घर के बगल में कोई मुसलमान पहले रहता था, उसको नहीं पता था क्योंकि उसके लिए दोस्त था, लेकिन जमात के बाद से वो उसके लिए मुसलमान हो गया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में इन मुद्दों को उठा रहा हूं, इन मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि घर में जब मैं बैठा होता हूं तो मुझे कोरोना ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोस में बैठी मेरी पत्नी, मेरा बच्चा भी कोरोना वाला है। लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूं तो लगता है नहीं भैया, कोरोना ज्यादा का कुछ नहीं है, बस अपने आप को सेफ रखो। जब मैं देखता हूं कि अलग अलग प्रकार के समाचार चैनलों के माध्यम से इस देश के भीतर में लाइव डिबेट होती है और डिबेट के भीतर में बात की जाती है कि देश को सुधारने के लिए यह डिबेट हो रही है, तब मुझे समझ में नहीं आता कि एक निजी चैनल के भीतर में बैठ करके कोई पाकिस्तान को गाली देता है, कोई चीन को गाली देता है, क्या इससे इस देश की स्थिति सुधरेगी?
इस देश की मीडिया की ये वस्तु स्थिति है। यदि ये चाहें तो 10 मिनट के भीतर में भारत की जितनी बॉर्डर हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उनके साथ में ये हमारे रोज के रोज झगड़े करवा दें। इस देश की मीडिया की जिम्मेदारी उनको नहीं पता कि इस देश की मीडिया को देश की अस्मिता को संवारने के लिए रखा गया है, देश के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए रखा गया है, देश के राष्ट्रगान के सम्मान के लिए रखा गया है। पर साहब, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के भीतर में आज वो चीजें नहीं है जिस सोच के लिए इस देश की मीडिया का जन्म हुआ था। अगला मुद्दा आता है टीआरपी की होड़, और टीआरपी के लिए ये लोग वो नंगा नाच करने को तैयार हैं, जो वो नंगे रूप में दिखाने को तैयार हैं जो हम और आप देखना चाहते हैं। हमारे बीच में ये लोग वही चीज परोसते हैं सर जिसकी इन्होंने हमको आदत लगा दी है। मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं, पेट पापी है, जबान चटोरी है। ये दो शब्दों का चलन जब से शुरू हो गया, हमने कभी इसके पीछे नहीं सोचा कि पेट पापी क्यों है, जबान चटोरी क्यों है, हमने कभी नहीं सोचा। बस किसी ने बोला तो हमने मान लिया। इस देश की मीडिया ने वही किया, उन्होंने कुछ बोला आपने मान लिया, उन्होंने कुछ रखा कि सो एंड सो व्यक्ति इस बार का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने मान लिया, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके बता दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, आपने मान लिया। लेकिन आपने वो नहीं माना जो आपको मानना चाहिए था। इस देश की मीडिया ने हमारे साथ में यही दिशा भूल करने की बात की है, हमें और आपको पूरी तरह से तोड़ने की बात की है, हमें और आपको अलग तरीके से अलग अलग करने की बात की है। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता के पहले उद्देश्य के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी का मैंने जिक्र किया, मैंने द्विवेदी जी का जिक्र किया, मैंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया, मैंने भगत सिंह का जिक्र किया। क्या कभी इन्हें सुरक्षा मिली थी? क्या एक पत्रकार सुरक्षा के घेरे में चल सकता है? मैंने एक बार अन्ना हजारे जी से सवाल पूछा था। अन्ना हजारे जी को सिक्योरिटी मिली थी सर, और उनके नाम के आगे समाज सेवक लगता है। मैंने अन्ना जी से सवाल पूछा, मैंने बोला कि क्या किसी समाज सेवक को सिक्योरिटी की, सुरक्षा की आवश्यकता है? क्योंकि जब वो समाज की सुरक्षा कर रहा है तो समाज की सुरक्षा करते वक्त तो लोग उसका खुद ही सुरक्षा करेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सा उत्तर दिया था, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को मारने के लिए लोग तैयारी में बैठे हैं। यही वो असामाजिक तत्वों का निर्माण इस देश की मीडिया ने किया है। इस देश की मीडिया ने केवल इस देश के भीतर में, सर एक चीज बताइए मुझे कि भैया इस देश के भीतर भ्रष्टाचार कैसे होता है, क्या होता है, किसने बताया? मीडिया ने बताया। आत्महत्या कैसे की जाती है? मीडिया ने बताया। टीआरपी की होड़ में इन्होंने अपने आप को, अपने पैरों को नंगा करके, शरीर को नंगा करके इस तरह से दौड़ना शुरू कर दिया कि उनको किसी चीज का भान ही नहीं रहा कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। ड्रामा वाले कार्यक्रम बनाने लग गए ये लोग, फिल्मांकन करने लग गए, चीजों को अलग अलग प्रकार से दिखाने लग गए, और उसके चक्कर में सनसनी। आपको सोना है, जागना है तो से सोना है तो जब भगवान जाने क्या है, सोना है तो जाग जाइए, जागना है तो सोना है। आप लोगों को डरा रहे हैं, लोगों के भीतर में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, और डर का माहौल ऐसा है जिसके कारण आप टीआरपी लेना चाहते हैं। और टीआरपी का विषय यह है कि एक चैनल की टैगलाइन है, देश बदलना है तो चैनल बदलो। सर मैंने चैनल बदला, मेरा देश नहीं बदला। मेरे देश के किसान ने आत्महत्या करना नहीं छोड़ा, मेरे देश में किसानों की फसल को वो भाव नहीं मिला। मालेगांव के भीतर में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता चला। 26/11 के हमलों के बाद में उसके जो शहीद थे उनको आज भी उतना सम्मान नहीं मिला। सर मैंने चैनल बदला, मेरा देश कहां बदला? एक महिला बता दीजिए जो जिम्मेदारी के साथ कह सके मुझे बाहर में किसी प्रकार का डर नहीं है। एक बच्ची बता दीजिए सर जो 10 बजे 8 बजे के बाद में पड़ोस वाले के घर में जाके नमक लाने की कोशिश करती हो। सारा असुरक्षा बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी बढ़ाई आपने, लेकिन देश को नहीं बदला आप लोगों ने। देश को बदलने की बात आप लोगों ने नहीं की है। मैं आपके सामने एक मुद्दा रखना चाहता हूं, और मुद्दा यह है कि इस देश के मीडिया के भीतर में जो डीडी चैनल था, दूरदर्शन था, उसकी एक टैगलाइन थी नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्यम शिवम सुंदरम की टैगलाइन के आधार पर इस देश के मीडिया का संचालन होना था, इस देश की मीडिया को दिशा मिलनी थी, इस देश की मीडिया को आगे बढ़ना था। पर सत्यम को इन्होंने कहां
खत्म कर दिया, पता नहीं चला। शिवम कहां है मुझे नहीं पता, और सुंदरम तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है बस इनकी नजर से। जो इनको सुंदर दिखाई देता है वो इस देश के समाज के लिए असुंदर क्यों है मुझे नहीं समझ में आता। जो इनको अच्छी चीज दिखाई देती है वो क्या है मुझे नहीं समझ में आती। मैं आपके सामने एक पुस्तक के एक पैराग्राफ को कोट करना चाहता हूं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, बाजारवाद के दौर का मीडिया अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है, या फिर वाकई मीडिया पर बाजारवाद हावी हो चुका है। क्या मायने हैं बाजारवाद के? क्या हम और आप बाजारवाद नहीं समझते? सर बाजारवाद तो है। जितने भी मीडिया हाउस हैं, जितने भी समाचार चैनल हैं, जितने भी अखबार के मालिक हैं, आप लोग एक बार उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। उनका इतिहास उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी पत्रकार नहीं है, किसी का पत्रकारिता से कोई वास्ता नहीं है, जिनका पत्रकारिता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, जिनके सिद्धांत नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनका कोई उसूल नहीं है। सर ये लोग केवल अपना काम करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का मीडिया हाउस और चैनल खोल करके बैठे हुए हैं। और ये जो मीडिया हाउस और चैनल चलाए जा रहे हैं ये केवल स्वार्थ सुखाए चलाए जा रहे हैं। जिसका भैया 4,000 करोड़ रुपए लगा है, आप मुझे बताइए कि 4,000 करोड़ रुपए की राशि लगाने के बाद क्या वो समाज सेवा करने जाएगा? क्या वो समाज सेवा के लिए उठा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये समाज सेवा की बात नहीं हो रही है, यहां पर सिद्धांत की बात नहीं हो रही है सर, यहां पर उद्देश्य की बात नहीं हो रही है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ में भारत और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के बीच में दो चीजें बड़ी अंतर के साथ दिखाई देती है। पहली, अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो अलग अलग देशों में है, उस देश के मीडिया के पास में वो अधिकार है कि वो उस देश की सत्ता से सवाल करे। मुझे बताइए भैया 2010 के बाद से मेरी समझदारी बढ़ गई है और इतिहास को और किताबों को पढ़ने के बाद मैंने कई सारी चीजें जानी है। क्या इस देश के भीतर सरकार के साथ सवाल करना मीडिया की जबान में वह ताकत है कि वो सत्ता के साथ बात कर सके, सत्ता के साथ सवाल कर सके? इस देश की मीडिया सत्ता के साथ कदम ताल करती है, इस देश की मीडिया सत्ता के साथ चलती है। सर कितने मीडिया हाउस हैं जो कहां से स्पॉन्सर्ड होते हैं मुझे पता है, मैं बस नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता सर, लेकिन हां जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि ये जितने भी मीडिया के हाउस खोल करके मीडिया को लेकर के बैठे हुए हैं, इनका असली उद्देश्य क्या हो सकता है। मैं तीसरी चीज रखना चाहता हूं। एक किताब है जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उस किताब के भीतर में एक चीज लिखी हुई है कि चौथे आधार स्तंभ के रूप में इस देश की मीडिया को इसलिए स्थान दिया गया क्योंकि निष्पक्षता और निर्भयता के कारण इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब आपसे मुझे यह जानना है कि इस देश की मीडिया निष्पक्षता और निर्भयता के साथ में कहां पर काम कर रही है और कहां पर किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश की मीडिया के साथ में निष्पक्षता और निर्भयता तब कहां खत्म हो जाती है जब सत्ता पर बात आती है, जब गरीब पर बात आती है, जब अशिक्षित पर बात आती है, जब महिला की सुरक्षा पर बात आती है। मेरे एक पत्रकार दोस्त है, मैंने उनको पूछा कि भाई ये बताओ यार, मैंने एक कार्यक्रम करवाना चाहता हूं, उस कार्यक्रम के लिए क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा स्पॉन्सर्ड नहीं मिलेगा सर जी। यानी स्पॉन्सर्ड की लड़ाई के चक्कर में इस देश का मीडिया पूरी तरह से वर्तमान वास्तविकताओं से अलग हो चुका है। बाजारवाद है, और बाजारवाद के चक्कर में इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया। मैं आपको तीन चीजों से, लेकिन हाँ ये जो मुद्दा मैं रखने जा रहा हूं इससे पहले मैं आपको जोड़ दूं, कोरोना के इस पीरियड के भीतर में कई ऐसे पत्रकार हैं जो गुमनाम हैं, जो जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, लेकिन मुख्य धारा से कटे हुए हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन पत्रकारों ने समाज के कई लोगों की मदद की है, समाज के कई लोगों को आगे बढ़ाया है, समाज के कई लोगों को जोड़ा है, समाज के कई लोगों को भोजन और आदि चीजें प्रदान की है। लेकिन मैं बात उनकी करना चाहता हूं जो कि इस देश के भीतर में, इस देश की मीडिया के साथ में जब कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं पर किसी के आप ये कह लीजिए कि मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, किसी महिला के साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो क्या वे जिम्मेदारी के साथ बीच बचाव करते हैं या उसमें भी मसाला ढूंढते हैं? जब सड़क पर मजदूर पैदल चलता है तो उसको ओबी वैन में लिफ्ट देते हैं या उसमें खबर ढूंढते हैं?
जब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है तो देश को और समाज को आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं या लोगों के सामने आत्महत्या करने का तरीका बताते हैं? मैं बहुत ही नासमझ हूं और मेरी नासमझी यह है कि मेरी नासमझी में मुझे यह सवाल उठाना पड़ता है। मुझे इस चीज समझ में नहीं आती कि आखिरकार इस देश की मीडिया करना क्या चाहती है। मैं आपके सामने एक मुद्दा रखना चाहता हूं कि सड़क पर चलते वक्त मजदूर की खबर लेते वक्त मीडिया को क्या सांप सूंघ जाता है? अपघात की जानकारी मिलने पर आखिरकार मीडिया उनकी मदद करने की बजाय उसमें खबर क्यों ढूंढता है? तूफान की खबर आने पर, सुनामी की खबर आने पर कौन सा ऐसा मीडिया हाउस है जो लोगों के लिए चंदे की बात करता है? अपने चंदे की बात तो बहुत कोई करता है। सड़क पर यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उसको खबर के रूप में प्रस्तुत करने में और समाज में इस प्रकार की चीज ना हो, इस प्रकार की जागरूकता लाने में कितने प्रकार का मीडिया हाउस है जो सकारात्मक भूमिका निभाता है। संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग आखिरकार इस देश के अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ नहीं है क्या? वह संवेदनशील मुद्दा, जिन संवेदनशील मुद्दों के साथ में आपको यह लगता है कि रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी खबर की तलाश करने वाला जो मीडिया है, वो मीडिया क्या इस देश की वास्तविकता को, इस देश की अस्मिता को आगे बढ़ा रहा है? सवाल आपके सामने है सर। एक नेता ने एक स्टेटमेंट दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस स्टेटमेंट के बाद में बंगाल में एक रैली हुई और उस रैली के भीतर में उस पार्टी के सारे जितने कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर करके इस नारे का समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों के भीतर में लोग इस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं और जहां पर भी उस पार्टी की कोई रैली होती है, उस रैली में कहा जाता था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या इस देश की मीडिया की यह जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इस देश की मीडिया की यह संवेदनशीलता नहीं थी, मानवता नहीं थी, देश प्रेम नहीं था कि वो इस प्रकार के स्टेटमेंट को कट करवा देते? लेकिन यही स्टेटमेंट से उनको टीआरपी मिलती है। मैं दूसरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों ने कुछ शो देखे होंगे, एक दंगल नाम का शो आता है। दंगल नाम के शो में जो रोज उस शो का, यानी उस डिबेट शो का कार्यक्रम का टैगलाइन रखा जाता है, यानी शो का नाम रखा जाता है, मुस्लिम मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। अलग अलग प्रकार के इस प्रकार का विषय रखना और उसके आगे किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा करके उसके सामने विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, क्या ये इस चीज को इंगित नहीं करता कि आप अपनी एक विचारधारा के तहत कार्य कर रहे हैं? सर, इस देश के भीतर में जो मुसलमान हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, सर वो अपनी चॉइस से आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। इस देश का मुसलमान बड़े गर्व के साथ कहता है कि 1947 में मेरे पास में एक विकल्प था पर मैंने उस विकल्प को नहीं चुना। जब मेरा जन्म इस देश में हुआ है, जब मेरी अस्मिता इस देश के साथ जुड़ी है, जब मेरी भावना इस देश के साथ जुड़ी है, तो मैं पड़ोसी मुल्क की बात क्यों करूं? पड़ोसी मुल्क के बारे में उनके दिमाग में कचरा ठूसने का काम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के पत्रकारों के माध्यम से और उनकी एजेंडे के तहत जो पत्रकारिता हो रही है उसके कारण हुआ है। मैं आपको कोट करके जोड़ना चाहूंगा कि आज की तारीख में मीडिया के सामने कुछ मुद्दों को यदि मैं हटा दूं तो उनके सामने मुद्दा है क्या? पाकिस्तान, चीन, कोरोना, मुसलमान, विदेशी ताकत, ये शब्द यदि मैं हटा दूं तो क्या आज की मीडिया रिपोर्टिंग कर सकती है? क्या आज की मीडिया जिंदा रह सकती है? क्या आज की मीडिया बात कर सकती है? सर, देश में ना जाने कितने प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन इस देश का कोई मीडिया उस आविष्कार को उठाने की बात नहीं करता। देश के भीतर में ना जाने कितने विद्यार्थी हैं रोज अलग अलग प्रकार के करतब दिखाते हैं,
पर इस देश का मीडिया उनको कवरेज नहीं करता। इस देश के भीतर में एक ऐसा मीडिया हाउस का मुझे नाम बताइए जिसको देखने के बाद आपके अंदर में देशभक्ति का जज्बा जगता होगा। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि इस देश के भीतर में फादर्स डे के प्रति पिता का जो प्यार है वो एक ही दिन दिखाई देता है। बच्चे क्या, मां के प्रति समर्पण और प्यार एक ही दिन दिखाई देता है। प्रेमिका के प्रति प्यार एक दिन दिखाई देता है। देश के भीतर में 2 दिन देशभक्ति जागती है, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। बाकी 363 दिन लोग बढ़िया शराब पी करके, बढ़िया गाली गलौज के साथ देश को देखते हैं। यह ट्रेंड किसने शुरू किया? इस देश की मीडिया के माध्यम से आया। तो क्या देश की मीडिया का यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाएं, संवेदनशीलता को आगे बढ़ाएं, मानवता को आगे बढ़ाएं, इतिहास को सामने रखें, वर्तमान चैलेंजेस को सामने रखें और रोल मॉडल्स दिखाएं? पर दुर्भाग्य, रोल मॉडल कौन है हमारा? दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, माल्या। स्पेशल टेलीकास्ट ऑन दाऊद इब्राहिम। सर, दाऊद इब्राहिम को हीरो बनाने का काम किसने किया इस देश के भीतर? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं। यदि इस देश का मीडिया चाहता तो दाऊद इब्राहिम भारत के भीतर में पहचाना भी नहीं जाता था और सरकारों पर इतना दबाव नहीं बनता। हमें वो दिखाया गया जो वो दिखाना चाहते थे, हमें वो नहीं दिखाया गया जो हम देखना चाहते थे। हमें वो चीज नहीं दिखाई गई जो हमारे काम की थी, हमारे लिए हमें वो चीज दिखाई गई जिसका पैसा उनको मिला। किसी का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के समय पूछा जाता है, सर आपका इंटरव्यू करके हमें क्या फायदा, पैसा कितना मिलेगा? पैसे से सारी चीजें यदि मीडिया के भीतर में तय हो रही है तो 2 चीजें आपके सामने फिर से कोट करना चाहूंगा। मीडिया तुरंत असर पैदा करने वाला एक माध्यम है। रवि शुक्ला नहीं बोल रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कहना है कि इस देश का मीडिया इस देश के भीतर में तुरंत असर पैदा करने वाला है। की बात करूंगा कि हमने कल की बात कर ली, हमने वर्तमान की बात कर ली, लेकिन कल क्या होगा इस देश की मीडिया का? मेरे सामने प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के चांसलर हैं इस वक्त, उनका ही एक स्टेटमेंट है, मैं उन्हीं को कोट करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी कोई विचारधारा आप पर थोपूं। उन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही है कि इस देश के मीडिया के प्रबंधकों की और संपादकों की यह जिम्मेदारी है कि वो प्रामाणिकता के साथ और विश्वास के साथ में विश्वसनीयता को बनाए रखें। और जबकि प्रमाण और विश्वसनीयता इस देश के भीतर में बना होगा, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता इस देश के भीतर में बनी होगी, तब इस देश की मीडिया का भविष्य तय होगा। और इस देश की मीडिया का भविष्य इस पर नहीं तय होगा कि आप आज क्या दिखा रहे हैं। इस देश की मीडिया का भविष्य इस बात पर तय होगा क्या दिखाना चाहिए। 1857 के मैंने अखबार की जिक्र की, 1780 के अखबार की जिक्र की। उस वक्त के अखबार की स्थिति देख करके कोई नहीं कह सकता था कि आज इस प्रकार के चैनल खुल जाएंगे जहां पर फुहरता होगी, जहां पर नग्न प्रदर्शन होंगे, जहां पर ग्लैमर दिखाई दिया जाएगा, जहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई देगी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज का जो मीडिया है वो इससे भी घिनौना मुझे उसका भविष्य दिखाई देता है। कारण, जो आप वर्तमान में बोते हैं वही तो कल आप काटते हैं। वो दिन दूर नहीं सर, जब आज आपको ट्विटर से खबर मिलती है, फला फला मंत्री ने, फला फला नेता ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट से बन गई खबर। तो ये जो ट्वीट से खबर लेने वाला चलन चल गया है, शॉर्टकट तरीके मीडिया के अंदर अपनाए गए हैं, लाइव शोज के नाम पर जो एक संक्रमण की बीमारी फैलाई जा रही है। संक्रमण कौन कौन सी चीजों की? जात के प्रति, मजहब के प्रति, भाषा के प्रति और इस देश के अंदर फुहड़ता के प्रति। ये संक्रमणकारी बीमारियां हैं जो इस देश के भीतर में वायरस की तरह फैल रही हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक इस देश का मीडिया हो गया है। इस देश का मीडिया कोरोना से अधिक खतरनाक है और उसका खतरनाक होने का प्रमाण यह है कि वो इस देश की मीडिया के, इस देश के जनता के प्रति अपने आप को खींचने के लिए हर वो चीज दिखा सकता है जो आप देखना चाहते हैं। आपकी निजी जिंदगी में दखल देने लगा है ये मीडिया।
ड्राइंग रूम के भीतर घुस करके खबर चुराने की बात जिस दिन से इस देश की मीडिया ने देख ली, इस देश की मीडिया ने कर ली, यकीन मानिए इस देश की मीडिया ने आप पर, इस देश की जनता पर, इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया था। मीडिया को कोई अधिकार नहीं था सर कि वो आपकी निजी जिंदगी में घुसे। मीडिया को कोई अधिकार नहीं था सर कि किसी नामी व्यक्ति की आत्महत्या पर वो अलग अलग प्रकार के शो करे। सर मीडिया को कोई अधिकार नहीं था कि नामी व्यक्ति के नाम पर वो पैसा कमा ले। मीडिया को कोई अधिकार नहीं था कि वो देश के नाम पर देश को तोड़ने का काम करे। मीडिया को कोई अधिकार नहीं था कि जनता के भीतर में मजहब की लड़ाई के लिए अलग अलग प्रकार से भेदभाव की भावना फैला दे। मीडिया को कोई अधिकार नहीं था मेरे पड़ोसी के साथ में मेरे धर्म के आधार पर, मेरे संप्रदाय और सनातनी होने के आधार पर उसको बांट दिया जाए। सर मीडिया को कोई अधिकार नहीं था कि हिंदू शब्द का अर्थ पता ना होते हुए भी हिंदूवादी चैनल, हिंदूवादी पार्टी और अलग अलग प्रकार की चीजें बताना। सरकार किसकी रहती है? सरकार एक व्यक्ति की नहीं होती, पर इस देश के भीतर में सरकार को एक व्यक्ति की बनाने का काम किसने किया? इस देश की मीडिया ने किया है। और इस देश की मीडिया ने केवल यहीं पर लाकर के नहीं छोड़ा जिसके कारण कि इसका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। इस देश का भविष्य भी अंधकार में करने का काम इस देश की मीडिया ने किया है। इस देश के युवाओं के आंखों में, इस देश के युवाओं की आंखों में एक वहशीपने की भावना को जन्म देने का काम इस देश की मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुकिया लोग हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए अति घातक हो गए हैं। और जहां पर मीडिया की जिम्मेदारी खत्म होनी चाहिए थी या जहां पर उन्हें अपने आप पर विराम लगाना चाहिए था, मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है उन्होंने उस सीमा को पार किया है। उन्होंने उस सीमा को लांघा है और सीमा को लांघ करके उन्होंने उसके आगे जाकर के उस सीमा को पार करके ना जाने क्यों अलग अलग प्रकार की चीजें रखी है। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर बहुत बहुत धन्यवाद। बात मैं आगे लेकर के जाना चाहता हूं कि आज की तारीख में कोई पत्रकार नहीं है सर। पत्रकार की जगह आज आपको मिलेंगे स्टार एंकर। पत्रकार इस देश का खो गया है। इस देश के पत्रकारिता के भीतर में वो काला दिन आ गया है जहां पर पत्रकारिता के सारे आयाम खत्म हो गए हैं। पत्रकारिता खत्म हो गई है। पत्रकारिता के नाम पर स्टार एंकरिंग हो रही है। मैंने एक चीज रखी थी आपके सामने और वो चीज ये थी कि आज आपको दिखाई क्या देता है, रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक आप आ गए हैं। एंकरिंग क्या होती है आपको पता है? एंकरिंग के भीतर में आपको खबरों को तोड़ना और मरोड़ना सिखाया जाता है, पत्रकारिता नहीं सिखाई जाती। आज आप पत्रकार नहीं है सर, आज आप एंकर हो गए। और एंकर के भीतर बस केवल इतना होता है कि वो किसी एक व्यक्ति के भीतर बीच में और किसी एक व्यक्ति के भीतर सेतु बनाने का काम कर सके। और पत्रकार की परिभाषा जो मैं समझता हूं, जो मुझे किताबें समझाती है, पत्रकार की परिभाषा लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करती है सर। लेकिन इस देश की मीडिया इस देश की पत्रकारिता को कहां लेकर के जाती है मुझे नहीं समझ में आता। तब मुझे सवाल उठाना पड़ता है इस देश की मीडिया के अंदर में कि देश को बदलना है तो चैनल बदलो। आप किस आधार पर कहते हैं? आपको रखे सबसे आगे किस चीज में? आपको किस आधार पर आगे रखने की बात इस देश की मीडिया करती है? इससे पहले कि इस वीडियो के मैं आखिरी 10 मिनट लूं, आखिरी 10 मिनट को लेने के साथ साथ मैं आखिरी के 10 मिनटों में कुछ सवाल आपके बीच में छोड़ करके जाना चाहूंगा। जो लोग काफी देर से बने हैं मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, लेकिन इस देश की मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने 10 मिनट अब जो लूंगा वो 10 मिनट काफी बेहद संवेदनशील होंगे। मुझे डर लगता है, और डर इसलिए नहीं लगता कि इस देश की मीडिया का रूप क्या होने वाला है। मुझे डर इस चीज से लगता है कि कल यदि मेरा बेटा चैनल देखेगा तो वो क्या संस्कार ग्रहण करेगा। मुझे डर इस चीज से लगता है कि आज उसने मेरे पड़ोसी के साथ में मजहबी झगड़ा करवा दिया, कल वो मेरे घर में आकर के मेरे साथ में क्या कर लेगा। मुझे डर इस चीज का लगता है कि बाहर जो असामाजिक तत्व नाम का शब्द इन्होंने पैदा कर दिया है वो कब क्या कर लेंगे। मुझे डर इस बात से लगता है कि कब इस देश के भीतर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। सर देश की बॉर्डर पर युद्ध होता है अलग विषय है, देश के भीतर में मुझे बताइए गृह युद्ध की स्थिति किसने पैदा कर दी? इस देश की मीडिया ने। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने एक चीज पूछी, मेरी पिछले वीडियो पर किसी ने कमेंट किया,
कमेंट के बाद में ये रखा गया कि भाई आक्रोश में आकर के बंदा चिल्ला करके जाएगा, कुछ भी बोल करके जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने दो चीजें रखना चाहता हूं। इस देश की मीडिया ने क्या नक्सलवाद पर कभी विशेष रूप की मुहिम चलाने की कोशिश की? नक्सलियों को बिठा करके उनके साथ बातचीत करने की इक्के दुक्के के अलावा किसी ने बातचीत की? इस देश की अशिक्षा पर बात की? इस देश की गरीबी पर बात की? इस देश के किसानों पर बात की? किसान जो रात दिन किसान एक खेत के भीतर में लड़ता है, संघर्ष करता है और उसको कौड़ियों के भाव, रद्दी के भाव अपनी फसल बेचनी पड़ती है, उसको उचित भाव दिलाने की बात इस देश की मीडिया ने की? नहीं की सर। यदि कर ली होती तो शायद आज हमें और आपको इस प्रकार के विषय पर वक्तव्य ना करना पड़ता, चर्चा नहीं करनी पड़ती। रवि शुक्ला बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है सर, नागपुर का हूं, देहरादून में बैठा हूं, दिल्ली के पास रहता हूं। यहां से बैठ करके चीजों को यदि मैं देख और समझ सकता हूं तो आप वस्तुस्थिति क्यों नहीं देख सकते सर? यही तो चीजें आपके बीच रखने के लिए मैं आया हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं कह रहा हूं कि इस देश के भीतर मीडिया का जो भविष्य दिखाई देता है वो मीडिया का भविष्य अंधकार में नहीं है। इस देश के भीतर में जो भविष्य दिखाई देता है अंधकार में, वो देश का भविष्य दिखाई देता है। आपने सत्ता से सवाल करना बंद कर दिया, आपने सत्ता के सामने झुका दिया अपने आप को, आपने सत्ता के साथ समझौता कर लिया। जहां पर 1857 और 1780 के भीतर में बंगाल गैजेट जैसे अखबार और प्रताप जैसे अखबारों के माध्यम से अंग्रेज हिल जाया करते थे, आज वहां पर आप सर खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए करने लगे हो। और यदि आप सत्ता से सवाल करने जाओगे तो सत्ता आपको जड़ से उखाड़ देगी, क्योंकि आपके चैनल के भीतर में ही, एक कम्युनिटी के भीतर में ही अलग अलग विचारधारा लगी हुई है। स्वघोषित वामपंथी और स्वघोषित राष्ट्रवादी बन चुके हैं आप लोग। कहा यह जाता है सर कि एक गली के भीतर में 4 गुंडे रहते होंगे, चारों आपस में दुश्मन नहीं हो सकते, चारों आपस में दोस्त होंगे सर। लेकिन मीडिया के अंदर में चारों गुंडे हैं और चारों आपस में गुंडे हैं, चारों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फला फला चैनल की उससे नहीं पटती सर, उसका चैनल से उससे नहीं पटती। और इन चारों की लड़ाई के बीच में पिसता कौन है? जनता पिसती है। मेरे जैसा आम आदमी पिटता है, आपके जैसा आम आदमी पिटता है। और ये जितने भी लोग पिटते हैं, ये केवल पिटते नहीं है, इनका भविष्य खराब होता है, देश का भविष्य खराब होता है। देश के माहौल को आप क्रिएट करते हैं, देश के सरकार बनाने का काम आप करते हैं। तो अब जिम्मेदारी क्या आती है हमारी? जिम्मेदारी ये आती है कि आप अपनी तरफ से जो भी चैनल को आप मानते हैं, जो भी चैनल आप देखते हैं, उन चैनलों के माध्यम से आप अपने अंदर में 2 चीजें ठान लें। आप चैनल देखें, खबर देखें, लेकिन वो देखें जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो, जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो। आपको वो चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि ये चीजें करेंगे तो बहुत दुर्भाग्य होगा हमारे देश के भीतर में। मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी, वो चीज ये थी कि जब एक उम्मीदवार चुनाव के भीतर खड़ा होता है, तब वो जिस तरह से पोस्टर पर, बैनर पर, कार्यालय पर, कार्यकर्ताओं पर और आदि चीजों पर खर्च करने का हिसाब बनाता है, तब वो मीडिया को कितना देना है इस पर भी हिसाब बनाता है। आपको इसे दूर करना होगा। मीडिया को पैसा पहुंचेगा, मीडिया को चंदा जाएगा, मीडिया अपनी विचारधारा से चलेगी, मीडिया मेरे को छापेगी, मीडिया मेरा विज्ञापन करेगी। ये देश के भीतर से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मीडिया जिस कैंडिडेट के प्रचार और विज्ञापन के लिए लगी है, समझ जाइए वो केवल और केवल पैसों के आधार पर चलना चाहता है। उसके अंदर सिद्धांत नहीं होगा सर, उसके अंदर में उद्देश्य नहीं होगा सर, आपके अंदर में चीजें नहीं होगी सर, आपके अंदर में चीजों को लाने की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि जिम्मेदारी जहां पर थी वहां पर पैसों के आगे बिक गए ये लोग। किसी ने रोटी का टुकड़ा फेंका, किसी ने हड्डी का टुकड़ा फेंका, सामने वाला बिक गया। और बिका क्यों? अकेले नहीं बिका वो, उसने देश को बेच दिया, उसने आपको बेच दिया, उसने आपकी जिम्मेदारियों को बेच दिया, उसने आपके भविष्य को बेच दिया, उसने आपके बच्चों के भविष्य को बेच दिया। मुझे एक चैनल का नाम बता दीजिए जिस चैनल को देखने के बाद आप अपनी बेटी को नागपुर से लेकर के मुंबई तक अकेले सफर करने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि इस चैनल ने बताया है कि लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं। सर सुरक्षा है, समाज वैसा नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। समाज बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, नागपुर का रहने वाला हूं, देहरादून में रह रहा हूं, 3 स्टेट पार करके आना पड़ता है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा 3 लोग हैं। कई बार मेरी पत्नी अकेले नागपुर जग जाती है, कई बार वो अकेले आती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सर, आज तक एक शिकायत नहीं आई। उसकी कारण बता रहा हूं, लोग बहुत जिम्मेदार हैं, लोग संवेदनशील हैं। मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।
मीडिया ने जिस तरीके से आपके सामने समाज को और राष्ट्र को प्रस्तुत किया है, मुझे एक चीज बहुत जिम्मेदारी के साथ जो मुझे बतानी चाहिए, मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, जो मुझे कहनी चाहिए मैं कहना चाहता हूं, जिसके बिना मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी। मीडिया ने, और जो मैंने अब तक किसी वीडियो में नहीं कही, मैं वो चीज आपको बताना जा रहा हूं। इस देश की मीडिया ने जिस राष्ट्र को और जिस देश को, एकदम दिल की मैं आपके सामने बात करूंगा, मैंने लगभग 4 साल में कोई न्यूज चैनल नहीं देखा, लेकिन तब से ज्यादा अपडेट रहने लगा, मैं देश और दुनिया को ज्यादा समझने लगा। जी बिल्कुल किशोर भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपके सामने सर जिम्मेदारी के साथ अब दिल की बात करूंगा, और अमरदीप का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया कि मैं आपके सामने पिछले 1 घंटे में मैंने जितनी बातें की उसको भले ही आप भूल जाइए। मैं खुद कह रहा हूं, आप भूल जाइए सर, रवि शुक्ला ने पागल था, वो आया और उसने आके बकबक करके चला गया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप उस चीज को याद रखिए। पंकज भाई, मैं जो चीज कहने जा रहा हूं बस उस चीज को आप स्प्रेड कर दीजिए, पूरे जितने भी आपके सर्कल हैं, जितने भी दोस्त हैं। ये देश जैसा मीडिया दिखाता है, ये देश उतना बुरा नहीं है, ये देश बहुत खूबसूरत है। एक बार मेरा बेटा मात्र 6 या 8 महीने का था, तब हम नासिक में रहते थे। मेरी पत्नी बेटे को लेकर के नासिक से नागपुर जा रही थी, अकेले थी। मेरे बेटे के साथ में दूध नहीं था और उसे रात में दूध की जरूरत थी। आप यकीन नहीं करेंगे, एक मुसलमान व्यक्ति ने, नासिक से आगे एक स्टेशन पड़ता है 40 गांव, उन्होंने पत्नी को पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि इसको भूख लगी है, दूध चाहिए था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने एक स्टेशन पे अपने रिश्तेदार से, अपने परिचित से दूध मंगाया और मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं कैसे कह दूं कि इस देश का मुसलमान गद्दार है सर। मैं दूसरा उदाहरण रखना चाहता हूं। मैं खुद एक बार एक्सीडेंट के कारण कहीं फंस गया था। मेरी मदद उन लोगों ने की मैं जिनको पहचानता नहीं था, मैं जिसको जानता नहीं था, उनकी धर्म नहीं पता, उनका संप्रदाय नहीं पता, उनका मजहब नहीं पता। मैं कैसे कह दूं कि ये देश बुरा है? मैं कैसे कह दूं कि लोग राह चलते लोगों से मैं दुश्मनी मोल ले लूं? मैं कैसे कह दूं कि इस देश के भीतर में धर्म की लड़ाई है? मैं कैसे कह दूं इस देश के भीतर में संप्रदाय की लड़ाई है? मैं कैसे कह दूं कि मीडिया मुझे जो दिखाता है वही है? मैंने एक महिला से बात की, उस महिला ने कहा कि मैं इतनी डरी हुई हूं कि एक बेटी को घर से बाहर भेजने में डर लगता है। ये माहौल किसने क्रिएट किया? इस देश की मीडिया ने क्रिएट किया। इस देश की मीडिया ने एक बहुत अच्छी सी चीज रखी है इस देश के भीतर में। अच्छी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक व्यंग है। मैं जब किसी लड़की को स्कूल से घर और घर से स्कूल, कॉलेज से स्कूल और कॉलेज से घर तक जाते हुए देखता हूं तो उसके भीतर में एक अजीब सा डर बना हुआ है। वो हर लड़के को डर डर के देखती है, क्योंकि जब भी इस देश के भीतर में बलात्कार हुए तो उसे इस तरीके से प्रमोट किया गया कि लड़कियां डर के साए में जीने लग गई। किसी भी मीडिया हाउस ने, किसी भी समाचार चैनल ने, किसी भी अखबार ने ये चीज नहीं रखी सर, सकारात्मक और नकारात्मक चीजें क्या हैं। लोगों में संस्कार की भावना को बढ़ाने का काम, लोगों में चीजों को जागरूक करने का काम इस देश की मीडिया ने नहीं किया। जब महाराष्ट्र के भीतर में भाषा की लड़ाई हो रही थी, भाषा के नाम पर मारा जा रहा था, तब नागपुर के भीतर हिंदी भाषा बोलने के कारण रवि शुक्ला को किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका पड़ोसी उसको जानता था। लेकिन जिसने भी उसको प्रचारित और प्रसारित किया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इस देश को बांटे ना, इस देश को अलग ना करे? मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी का जो जिक्र किया, उसकी एक प्रति सर मेरे सामने खुली हुई है। उस प्रति में क्लियर लिखा हुआ है, दिखाई देता है, देश को वो लोग बांटने की काम नहीं करते थे, वो लोग देश को एकत्रित रखने की काम करते थे, वो लोग देश को जोड़ने की बात रखते थे। यानी कि 1857 के समय के अखबार
1780 में जो इस देश के भीतर पहला अखबार खुला, बंगाल गैजेट, तब से लेकर के आज तक जितने भी अखबार आए हैं, जितने भी समाचार चैनल आए हैं, उन सभी ने केवल इस देश के भीतर जागरूकता यदि रखते, समाज सेवा रखते, प्रामाणिकता रखते, विश्वसनीयता रखते, तो शायद ये समाज और सुंदर हो सकता था। पंडित नेहरू कहते थे कि समाज के प्रसार माध्यम पर, पत्रकारिता पर, उनके कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी के साथ में इस समाज को जागरूक करेंगे। पर वो जिम्मेदारी कहां मर गई मुझे नहीं पता। मैं तो 1988 में पैदा होता हूं। 1988 के बाद पैदा होने के बाद 2000 के आसपास मुझे थोड़ी बहुत सोच समझ आती है। 2002 में मैं चीजों को समझने लगता हूं। 2003 से मैं स्पर्धाओं में भाग लेता हूं, वाद विवाद स्पर्धाओं में, जहां पर मुझे विषय मिलता है और विषय में लिखा होता है कि मीडिया सत्य असत्य, मीडिया पर बोलिए। मैं मीडिया पर समझने की कोशिश करता हूं। मैं मीडिया को समझने के लिए नागपुर के सारे अखबारों के जितने संपादक थे उनके पास चक्कर लगाने लगता हूं, और चक्कर लगाते लगाते मुझे पता चलता है कि अरे ये तो सारे जितने भी अखबार के मालिक बैठे हैं, संपादक बैठे हैं, ये सारे संपादक तो संपादक है ही नहीं भाई। ये तो एक विचारधारा से ग्रसित हैं। जिस पर एक संपादक ने मुझे बहुत अच्छी सी चीज कही, यार रवि विषय ऐसा है कि मालिक जो बोलेगा वो लिखना पड़ेगा, मालिक जो बोलेगा वो छापना पड़ेगा, मालिक जो बोलेगा वो पट्टी चलेगी, मालिक जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। सर इसलिए तो देखते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत हिट विकेट कैसे हो गए, आखिर बिहार का लड़का ना महाराष्ट्र मुंबई के भीतर में क्यों असफल हो गया, फेल हो गया। यही जो सारी चीजें हैं, हमें इनको समझना है, हमें इनको आगे लेकर के जाना है। सो मीडिया कल, आज और कल, करीब तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट के आसपास का समय, मुझे यह लगता है कि यदि इस विषय में कुछ भी चीजें रह गई हों, दरअसल मेरी कोशिश ये थी कि इस पर यह एक ही महीने में तीसरा वीडियो था, एक भी बात रिपीट ना हो, मैंने इसकी पूरी कोशिश की है। और जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि मैंने अब तक जो वीडियो रखे थे उनमें कहीं ना कहीं यह था कि उसमें जो बातें आ गई है लोगों ने सुन लिया है, तो बातें नई होनी चाहिए और इतिहास के संदर्भ से होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इतिहास के जो संदर्भ आपके सामने रखे हैं वो इतिहास के संदर्भ किताबों से मिले हुए हैं। उस पर मैं आपको किसी प्रकार की कोई वकालत नहीं करूंगा कि आप इनको मानिए, पर आप इतना इतिहास जरूर जान लीजिए कि 1780 के भीतर में इस देश के भीतर में पहला अखबार बना, जिस अखबार का नाम था बंगाल गैजेट। दूसरा अखबार हिंदी का बना, जिसे हिंदी का पहला अखबार माना जाता है उद्दंड मार्तंड, जो कि जुगल किशोर शुक्ला जी ने बनाया। उसके बाद का एक अखबार आया जिस अखबार को अलग अलग तरीके से बंद किया गया या उस वक्त तोड़ने की कोशिश की गई थी। उसमें थे केसरी थे, उसमें मराठा थे, उसके अंदर में जो मैंने एक अखबार का जिक्र किया उस अखबार का नाम ये था प्रताप। मैंने आपको प्रताप के बारे में एक चीज बताई कि प्रताप अखबार जो था वो अखबार विशेष रूप से क्रांतिकारी भावना को, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था उसी के अंदर में। एक सांप्रदायिक दंगे में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई, मैं ये कहूंगा। भगत सिंह इसी अखबार में जुड़े हुए थे, जो लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। और जो लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वालों को बता देना चाहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का जन्म 1938 के भीतर में अंग्रेजी हुकूमत ने किया था, ताकि वो भारतीयों के खिलाफ लिख सकें, भारतीयों के खिलाफ बोल सकें। और मैं दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि प्रताप और बड़े बड़े जो उस वक्त के आंदोलनकारी अखबार थे वो सारे अखबार टूट गए, दम टूट गया उनका। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जिंदा रहा और द हिंदू जिंदा रहा। ये दो अखबार उस वक्त से जिंदा हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, दुर्भाग्य आज भी उस पर शायद ही उसी प्रकार की कोई विशेष विचारधारा का असर है, और ये विचारधारा जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है। सो पंकज जी और जिन्होंने सुना, और आप्लो वर्धा की जो टीम है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और आभार मान रहा हूं कि आपके और हमारे बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी है, और 1500 किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर ला करके लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मुझे अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर आज आपकी वीडियो पर बहुत कम लोग हैं। मैंने कहा कि 60 लोगों के होने से बेहतर है 5 ऐसे लोग होना जो जिम्मेदारी के साथ में सुनना चाहते हैं। तो संख्या डजंट मैटर,
चीजों को सही रूप में रखना बहुत जरूरी है। आप अपने अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा लोगों तक यदि बात जाएगी। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि मीडिया के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी और कुछ भी हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, बस केवल जहां मुद्दा उठाना सही लगता है वहां मुद्दा उठाते हैं। अमरदीप जी ने, जो आपला वर्धा के संयोजक है, उन्होंने ये विषय मेरे पास रखा। इस विषय को रखने में मुझे खुशी हुई। यदि विषय में कहीं पर भी किसी भी रूप में आपको ये लगता है कि ये विषय सही नहीं था तो उसको भूल जाइए। 2 अच्छी बातें मिली होगी, एक अच्छी बात मिली होगी, उस एक अच्छी बात को ग्रहण कर लीजिए और बाकी को भूल जाइए। शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई थी, 25 मिनट उसके कारण 20 मिनट हमारे खराब हुए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि बाहर मौसम ऐसा है जिसके कारण की नेटवर्क की दिक्कत हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा उन सभी ईमानदार, जिम्मेदार, जरूरत जो अपनी जिम्मेदारी के साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं, उन सभी को पूरा सहयोग है और समर्थन है कि वो सभी अपनी जिम्मेदारी, अपने सिद्धांतों के साथ ऐसे ही काम करते रहें। यह वीडियो उनसे बिल्कुल भी तरीके से, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। हम उनकी कर्तव्य निष्ठा का, उनकी कर्तव्य परायणता का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं कि जिस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं। पर यदि उनके मालिक भी, उनके संस्थान के ओनर भी सही रूप में, सही तरीके से चीजों को रखने लगे तो शायद देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। जिस सुजलाम सुफलाम भारत की कल्पना हमने और आपने की थी, जिस सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना हमने और आपने की थी, वो मीडिया के हाथों में है। क्योंकि इस देश का मीडिया आपके सुबह के टूथब्रश से लेकर के जो टूथपेस्ट लगना है वहां से तय करता है और आपके टॉयलेट तक जाता है। आपके किचन में कौन सा मसाला यूज होना है वो भी मीडिया तय करता है। आप कौन सा तेल लगाएंगे मीडिया तय करता है। आप कौन सा शैम्पू लगाएंगे मीडिया तय करता है। कौन सा परफ्यूम लगाएंगे मीडिया तय करता है। और यहीं तक नहीं, हर वो चीज आपकी मीडिया तय करती है जो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड भी है। तो मीडिया एक विचारधारा है और इस विचारधारा का कभी भी ईमानदार होना बहुत जरूरी है। तो ईमानदार मीडिया की हमें दरकार है, तभी हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, पड़ोसी मुल्कों के साथ में एक अच्छे रिश्तों की कल्पना कर सकते हैं और अंदरूनी राज्यों के भीतर रहने वाले नागरिकों के भीतर हम लोग एक दूसरे के साथ सौहार्द की एक क्या कहेंगे उसको, सौम्यता की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का मीडिया कल, आज और कल किसी और नए विषय के साथ। यकीनन आपला वर्धा इस फेसबुक पेज पर मैं दोबारा जल्द ही आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, जय हिंद।